बिजनेस मोड्स, उसमें है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी हम समझेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे आता है। जैसे कुछ बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, या बहुतों को पता भी होगा जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा। लाइक अगर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे भी आपने कभी कोई ऑनलाइन चीज़ें की होंगी तो आपको पता होगा, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। जैसे ई बिजनेस रिफर्स टू शॉपिंग थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन, सही बात है। ऑनलाइन ओपन्स अप द होल वर्ल्ड एज अ शॉप, वन शॉप, मैंने क्या कहा, छोटे गांव की तरह, यहाँ पे लिखा है छोटे दुकान की तरह। जब हम ऑनलाइन चले जाते हैं तो एक दुकान ही तो है ऑनलाइन, आपको जो चाहिए आप सर्च कर लो। गूगल क्या है, इन्फॉर्मेशन की दुकान है। अगर ध्यान समझो तो गूगल क्या है, इन्फॉर्मेशन की दुकान है। गूगल पे आप क्या करते हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्च करते हो, यानी वो ऐसी दुकान है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अमेज़ॉन पे चले जाओ, वो क्या है, वो भी एक दुकान है। आपको कपड़े, मोबाइल, कार, बाइक, ठीक ना, टीवी, मतलब क्या चाहिए वो सब मिलेगा वहाँ पे। शायद प्लेन छोड़कर बाकी सभी चीज़ें मिल जाती हैं, घर वगैरह छोड़कर। यानी बेसिक लाइफ में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वहाँ पे वो एक दुकान की तरह है। आप कितने सारे ऑप्शन देख सकते हो। अब जब कोई ड्रेस वहाँ पे टाइप करोगे तो कितने सारे, मतलब सैकड़ों ड्रेस आ जाते हैं, 100, 200, 300 ड्रेस तो आएंगे ही आएंगे वहाँ पे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग MRP के, अलग अलग क्वालिटी के, राइट। तो ऑनलाइन जब भी हम बात करते हैं तो दुनिया एक दुकान की तरह नज़र आती है। विथ अ सिंपल क्लिक ऑफ अ कंप्यूटर माउस यू कैन ऑर्डर एनी कमोडिटी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितनी अच्छी बात लिखी है। तो एक क्लिक से, अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे माउस इस्तेमाल करते हैं, माउस के एक क्लिक से आप दुनिया के किसी भी हिस्से से कुछ भी मंगा सकते हो। द वर्ल्ड वाइड वेब, जो www बोलते हैं ना, वेबसाइट में लिखा होता है आगे www, उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, पता होगा। हैज़ एक्सपांडेड द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस विच गिव्स द कस्टमर अल्टीमेट चॉइसेस। सही बात है। अगर मुझे एक बात बताओ, जब दुनिया में इंटरनेट नहीं था तो मार्केट कितना छोटा हुआ करता था, मतलब छोटा लाइक कि ये कि सीमित हुआ करता था। सीमित कैसे, कि अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडिया में चीज़ें खरीद पाते थे, वो भी फिजिकली जाकर, मतलब कि आपको वहाँ पे जाना पड़ता था। अगर आप मुंबई में रह रहे हो, कुछ दिल्ली में मिल रही है तो दिल्ली आना होता था, ठीक ना। आपको कोई ऐसी चीज़ जो अमेरिका में मिले तो अमेरिका जाना पड़ सकता था, समझ रहे बात। लेकिन आज इंटरनेट होने की वजह से क्या अच्छी बात है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको दुनिया किसी भी कोने से कुछ भी मंगाना है तो आप अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, आप उसमें से कुछ भी मंगा सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट एक सीमित, मतलब एक बोलते हैं ना, इतना दायरा हमारा पहुंच बढ़ गया है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, राइट। चलो, तो ये होता कैसे है इस बात को समझेंगे ज़रा। पहला है रजिस्ट्रेशन। तो आपको कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है अपना एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो तो शुरू में डिटेल डालनी पड़ती है ताकि आप वहाँ पे ऑपरेट कर पाओ। तो अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की बात करो तो वहाँ पे भी आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। जैसे आप वहाँ पे प्लेस करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका काम, फिर आगे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सो बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर। ऑनलाइन वेंडर का मतलब होता है जिस वेबसाइट पे आप गए हो। अगर अमेज़ॉन पे गए तो अमेज़ॉन का वेंडर कह रहा है, फ्लिपकार्ट पे गए तो फ्लिपकार्ट को वेंडर कह रहा है। बाय फाइलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन दिस फॉर्म यू हैव टू गिव अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, अदरवाइज एनीवन कैन लॉग इन योर अकाउंट। सही बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम तो इस्तेमाल करते ही रहोगे, वहाँ पे भी आईडी पासवर्ड होता है, राइट। तो उसी पासवर्ड की बात हो रही है। अगर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे जाओगे तो वहाँ पे भी पासवर्ड वाली चीज़ें बनती हैं, ठीक है। यानी आप एक फॉर्म भरोगे जिसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अंदर जाओगे, सर्च करोगे और क्या करोगे, प्लेसिंग इन ऑर्डर, यानी ऑर्डर प्लेस करोगे, यानी ऑर्डर दोगे। इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन द ऑर्डर कैन बी प्लेस बाय क्लिकिंग एंड ड्रॉपिंग द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट इज़ एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग ऑनलाइन। तो शॉपिंग कार्ट का मतलब समझते ही रहोगे। जैसे हम लोग बिग बाज़ार, मॉल वगैरह में जाते हैं तो एक ट्रॉली ले लेते हैं सामान खरीदने के लिए, और ट्रॉली में एक सामान डालते रहते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन भी एक कार्ट होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो वो प्रोडक्ट जो है इस ऑनलाइन बकेट में चला जाता है। फिर आप एक साथ सिलेक्ट करके सबका पेमेंट कर सकते हो और सब खरीद सकते हो, ठीक है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा हो गया हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, यानी कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट मैकेनिज़्म। और पेमेंट मैकेनिज़्म कैसा है, यहाँ पे 5 तरीके का लिखा है, सब समझना आराम से। पहला है कैश ऑन डिलीवरी। यस, जनरली मैं इस मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो
क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद प्रोडक्ट कब आए कब नहीं आए, मैं उस डिलीवरी एड्रेस पे हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा काम ही यहाँ वहाँ जाने ट्रैवल करने का है। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी रखता हूँ, ताकि मान लो अगर गलती से मैं वहाँ ना रहूँ और प्रोडक्ट वापस भी चला जाए तो मेरा कम से कम नुकसान ना हो। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर मैंने कर दिया है, पेमेंट कर दी है, तो प्रोडक्ट नहीं आया और मैं नहीं रहा तो प्रोडक्ट वापस जाएगा, फिर मुझे वो बोलते ना भागा दौड़ाई करना पड़ेगा, मेरे पैसे फंस जाएंगे। तो जनरली मैं कैश ऑन डिलीवरी रखता हूँ। इसमें अच्छी बात यह है कि आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में आने के बाद आप पैसे दोगे, ठीक ना। उसके बाद है थ्रू चेक। तो भाई चेक भी एक सिस्टम होता है, चेक तो सबको ही पता होगा, जो बैंक से मिलती है, उसके थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का मतलब ये होता है, जनरली नेट बैंकिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको पेमेंट किसी दूसरे बैंक में करनी है और आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में, जनरली हम ऐसा देखते हैं। या एक तरह से एक सुविधा है कि आप मोबाइल से भी अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हो। उसके बाद है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ये तो सभी को पता होगा। डेबिट कार्ड तो सभी को पता है, जो एटीएम कार्ड होता है उसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, जैसे हम पैसे निकालते हैं। और क्रेडिट कार्ड जनरली अच्छी सैलरी वाले या बिजनेसमैन रखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड से हम एटीएम इस्तेमाल नहीं कर सकते, एटीएम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ पेमेंट करने के लिए होती है, शॉपिंग करने के लिए होती है, ठीक है। आप कहीं भी गए, अपनी क्रेडिट कार्ड निकाला और पैसे भर दिए। और इसमें जो भी क्रेडिट कार्ड में जो भी खर्चा होता है, ये महीने के एंड में बैंक को देना होता है। बैंक को मतलब हम बैंक में पे करेंगे, क्योंकि ये पैसा बैंक की तरफ से जा रहा होता है। उसके बाद है डिजिटल कैश। ये और भी सिंपल है। डिजिटल कैश का मतलब जैसे पेटीएम, तो पेटीएम में देखो वॉलेट वगैरह होती है। अगर नहीं पता तो इसके बारे में भी समझो, थोड़ा सर्च करो खुद से, वॉलेट क्या होता है। जैसे पेटीएम में पैसे होते हैं ना, पेटीएम वगैरह, गूगल पे पैसे हैं, तो ये सब पैसे क्या है, डिजिटल है। डिजिटल मतलब ये हाथ में नहीं है, कैश में नहीं है। हाथ में जो पैसे होंगे वो पेपर पैसे हो गए। डिजिटल कैश का मतलब जो ऑनलाइन पैसे हैं उसे कहते हैं डिजिटल कैश, ठीक है। तो ये 5 तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, चेक से, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से और डिजिटल कैश से, ठीक है। चलो तो थोड़ा आगे चलते हैं। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ बिजनेस। थोड़ा समझते हैं कि भाई कितना सेफ्टी है या नहीं है। नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। तो पहला है ट्रांजैक्शनल रिस्क। तो रिस्क क्या क्या होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में। डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर ऑफ टेकिंग एंड गिविंग। देखो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है एरर आना, एरर, कुछ गलती हो जाना वहाँ पे, या आपका ऑर्डर प्लेस ना होना। यहाँ पे लिखा ना टेकिंग ऑर्डर या गिविंग ऑर्डर। तो जब हम ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, तो उस टाइम दिक्कत आ सकती है, एरर आ सकता है। सेलर में डिनाई दैट कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर। कभी कभी सामने वेबसाइट से ही आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता, कारण कि जिस डिलीवरी एड्रेस पे आप रह रहे हो वहाँ पे वो नहीं हो सकता। आप पता नहीं आपने इस्तेमाल किया नहीं किया है। आप जब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जाते हो ना, वहाँ पे पिन कोड पूछता है। मैंने कहा ना शुरू में, आप जब फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे सारे डिटेल भरते हो, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ, तो वहाँ पे पिन कोड होता है। तो पिन कोड के हिसाब से वो देखते हैं कि वहाँ पे वो डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है। जैसे आप बिहार और यूपी के किसी एकदम रिमोट एरिया में चले जाओ, जहाँ पे एकदम मतलब पिछड़ा गाँव है, तो वहाँ पर कभी डिलीवरी नहीं होती, आप नोटिस करोगे तो, क्योंकि वो वहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। वहाँ से ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो प्रोडक्ट, ऑर्डर नहीं कर पाओगे, एरर आ जाएगा। इसको बोलते हो डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी मतलब सब कभी कभी गुड्स क्या होता है, किसी गलत एड्रेस पे चला जाता है। हालांकि ये मुश्किल है, ऐसा जनरली नहीं होता। अगर आपने एड्रेस गलत डाला है तभी जाएगा, या डिलीवरी बॉय ने कुछ गलती कर दी तो होता है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। यस, ये जनरली बहुत ये रिस्की होता है। डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट का मतलब होता है कभी कभी तो ये होता है कि पेमेंट ही नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ये तो बात सही है। कभी कोई इंटरनेट इशू होता है या सर्वर डाउन होता है, बैंक का सिस्टम में कुछ गड़बड़ी चल रही होती है, तो पेमेंट नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेमेंट हो जाती है, यानी कि पैसे कट जाते हैं, लेकिन सामने नहीं ट्रांसफ़र हुआ है, यानी हमारे अकाउंट से कट गए, लेकिन वहाँ पे पेमेंट डन नहीं दिखाता। ऐसे भी इश्यूज़ आए हैं, खुद पर्सनली मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। हालांकि बैंकिंग सिस्टम इतना इंप्रूव हो चुका है कि मान लो अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन सामने वाले वेबसाइट पे नहीं पहुँचे, तो पैसे आपको रिटर्न भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मतलब थोड़ा रिस्की तो है, आप थोड़े परेशान हो सकते हो। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होती हैं। पहला क्या था, ऑर्डर, कभी कभी ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, डिलीवरी कहीं गलत जगह पे हो जाती है। तीसरा, पेमेंट में गलती हो सकती है, पेमेंट कट जाएगा लेकिन सामने नहीं पहुंचा है, या फिर पेमेंट ही नहीं होता, कभी कभी सर्वर डाउन होता है। ये सब ऑनलाइन दिक्कतें हैं, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। अब इन ऑनलाइन दिक्कतों से
अगर उभरना है, लिखा ना टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो इन सब से ओवरकम होने के लिए क्या चीज़ें लगेंगी? सो द सेलर मस्ट कन्फर्म कस्टमर्स हैज़ इंटर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कुकीज़। कुकीज़ आर जस्ट लाइक कॉलर आईडी इन टेलीफोन। देखो कुकीज़ का मतलब यहाँ पे मोबाइल के अंदर ना हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इवन मोबाइल भी चालू करने के लिए हमें ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ता है, अगर आपको पता होगा तो गूगल वगैरह चलाने के लिए हमें ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी में हमारे ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ, नेम, इवन एड्रेस, लोकेशन तो होता ही है उसके अंदर, ठीक है ना, और एज वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे होती हैं। तो जब हम किसी नए वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे डिटेल डालने की कोशिश करते हैं तो गूगल हमसे बोलता है कि भाई यही डिटेल डाल दूँ क्या? तो जब हम ओके करेंगे ना तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो जहाँ पे ये सब डिटेल होती है मोबाइल के अंदर या इंटरनेट पे, उसे कुकीज़ कहा जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि भाई सेलर को क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें पहले से लेके रखनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अच्छा चलो मेन पॉइंट पे आते हैं कि ओवरकम का मतलब होता है कि ये जो ऊपर हमने प्रॉब्लम पढ़ी, पेमेंट की प्रॉब्लम, ऑर्डर ना होने की प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, तो इन प्रॉब्लम से सोल्यूशन क्या है? पहला लिखा है क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। जनरली पेमेंट में ज़्यादा इशू होती है, लिखा है ना टू प्रोटेक्ट पेमेंट फॉलोइंग स्टेप्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा। तो क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन मतलब होता है द प्रोसेस इंश्योर दैट द क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर इज़ वैलिड। तो पहले तो ऑनलाइन ही चेक किया जाता है कि भाई जो क्रेडिट कार्ड नंबर आपने दिया है वो सही है नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड नंबर गलत डाला तो वैसे भी पेमेंट फेल हो जाएगी। दूसरा है क्रेडिट कार्ड ऑथोराइजेशन का मतलब है दिस सिस्टम चेक्स वेदर फंड्स आर अवेलेबल इन द क्रेडिट कार्ड अकाउंट और नॉट। यस भाई, कार्ड में पैसे होंगे तभी तो ट्रांजेक्शन होगा। तो पहला तो ऑनलाइन सिस्टम क्या करता है, वेबसाइट क्या करेगा, आपका कार्ड नंबर चेक करेगा कि भाई कार्ड नंबर सही है नहीं है। दूसरा ऑनलाइन सिस्टम क्या करता है, आपकी कार्ड में पैसे या नहीं है वो चेक करता है। और तीसरा सेटलमेंट, मान लो कि दोनों सही है, क्रेडिट कार्ड नंबर प्रॉपर है आपका और आपके अकाउंट में बैलेंस भी है, तो लास्ट में क्या हो जाएगी, पेमेंट डन हो जाएगी, यानी आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। वंस द प्रोडक्ट इज डिस्पैच और डिलीवर्ड द बैंक विल रिलीज द फंड एंड ट्रांसफर देम टू बिजनेसमैन्स बैंक अकाउंट। यानी ये दो चीज़ें प्रॉपर होती हैं तो आपका ये पेमेंट हो जाता है, ठीक है। डाटा स्टोरेज, यस, ऑनलाइन के आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है। कभी कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सब पे इल्ज़ाम लगता है कि लोग डाटा सेफ़ नहीं रख पाते यूज़र्स का। करोड़ों लाखों लोगों का डाटा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब के पास है। अगर वो डाटा लीक हो जाए तो उस डाटा का क्या हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है, तो डाटा का दिक्कत है। तो डाटा स्टोरेज रिस्क क्या है, पहला है वायरस। यस, वायरस से तो सभी लोग आई थिंक कहीं ना कहीं जानते रहोगे। सो वाइटल इन्फॉर्मेशन अंडर सीज, इसको देखो फुल फॉर्म लिखा, वाइटल इन्फॉर्मेशन अंडर सीज, वायरस। वाइटल इन्फॉर्मेशन, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अंडर सीज, सीज का मतलब होता है कि वो किसी ने एक तरह से मतलब वो कहीं ना कहीं पैक हो गया। वायरस का आने का मतलब होता है आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे कैद हो गई, कहने का मतलब ये है, दैट इज़ वायरस। सम ऑफ द कंप्यूटर वायरसेस आर डेडली। यस, कुछ वायरस ऐसे हैं कि पूरा लैपटॉप ख़राब कर सकते हैं आपका। द क्लीन अप ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इन द कंप्यूटर मेमोरी, और ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन क्लीन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। द वायरसेस कैन एंटर द कंप्यूटर थ्रू ईमेल, डिस्क और फ्लॉपीज़। तो ये वायरस कहीं से भी आ सकते हैं, ऑनलाइन के ज़माने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वायरसेस हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। यस, और सही बात है, अगर सिस्टम में वायरस आ गया, जब मान बहुत बार देखो व्हाट्सएप में बहुत बार हुआ है, वायरस तो नहीं कह सकते लेकिन व्हाट्सएप कई बार डाउन हुआ है, दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, वेबसाइट्स डाउन रहती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो वो वायरस की वजह से हो सकती हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस भी क्या होता है, दिक्कत में आता है। हैकिंग, ये तो पता होगा, हैकिंग यानी कि एक तरह से चोरी कर लेना या किसी की परमिशन के बिना किसी के मोबाइल में या लैपटॉप में घुस जाना, दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग। जैसे आपका जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हो या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, उस लैपटॉप को मैं यहाँ से बैठे बैठे ही क्या कर लूँ, इंटरनेट के थ्रू हैक कर लूँ, यानी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन में ले लूँ, आपका पूरा लैपटॉप मेरे अंडर में आ जाए, इसको हैकिंग कहा जाता है। ये ऑनलाइन होता है। हैकिंग रिफर्स टू अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू अ वेबसाइट। देखो कितना बड़ी बात लिखी है कि बिना परमिशन के किसी के वेबसाइट में, किसी के टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में, लैपटॉप में घुस जाना। हैकर्स ऑफन डिस्ट्रॉय द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन विच कॉजेज ह्यूज लॉसेज टू द ओनर बिकॉज इट वुड इंटरप्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बताओ, बिजनेस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन होती है, लैपटॉप में होती है, मोबाइल में होती है, वेबसाइट में होती हैं। अब वहाँ पे कोई आके हैकर कुछ दिक्कत कर देगा तो उसके बिज़नेस को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, राइट। तो यहाँ पे दो बातें लिखी थी, वायरस और हैकिंग। ये डाटा स्टोरेज की दिक्कत है, यानी डाटा यहाँ पे लॉस हो सकता है,
अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? तो पहला है सेटिंग अप स्पेशल क्राइम सेल। यस, दुनिया के हर देश में ऐसे स्पेशल क्राइम सेल होती है। इवन बहुत सारे बिजनेसेस अपने खुद के स्पेशल क्राइम सेल मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर, बहुत बड़े बड़े खुद के हैकर या आईटी के जानने वाले, इंटरनेट के जानने वाले लोग बोलते हैं ना, जॉब पे रखते हैं कि वेबसाइट पे कभी कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई आँच ना आए। अब वो क्या लगता है, व्हाट्सअप, गूगल, इंस्टाग्राम, इन लोगों के पास अपनी बहुत बड़ी बड़ी टीम है कि इनके वेबसाइट को कभी कोई हैक ना कर पाए। ये हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारा वेबसाइट प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, हमेशा 24 घंटे। इतने सारे लोग होते हैं इनके यहाँ पे काम करने के लिए। तो ये लिखा है द गवर्नमेंट, अच्छा तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड लिखा है द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप स्पेशल क्राइम सेल टू लुक इनटू द क्राइम्स कमिटेड बाय द हैकर्स एंड टेक नेसेसरी अगेंस्ट द क्रिमिनल्स। देखो, हैकिंग इज़ इलीगल, पहला पॉइंट तो ये है। किसी के डाटा चुराना, किसी के डाटा में इंटर कर लेना, दैट इज़ इलीगल बाय द लॉ। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट सेट किए हुए हैं क्रिमिनल क्राइम सेल के नाम से, और वो सब तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आप कभी मूवीज़ वगैरह, सीरीज़ वगैरह देखते रहोगे तो वहाँ पे देखो एक आईटी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, और वो हैक करके या फिर वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर ऑनलाइन कैसे भी करके देते हैं, ठीक ना। इंक्रिप्शन, जरा इस बात को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके व्हाट्सएप में भी ये पाया जाता है, लिखा है इट रिफर्स टू कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कोड सो दैट अनऑथराइज्ड पर्सन मे नॉट अंडरस्टैंड इट। यानी अगर मान लो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे बात हो रही है, या वेबसाइट पे बातें हो रही हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई तीसरा इंसान अगर हैक कर ले तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। यानी वो इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है। देखो, अब मैं थोड़ा इसको और बड़े लेवल पे ले जाऊँ तो देश की सुरक्षा कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशंस पे चलती है। आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। मान लो मिलिट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट मिलिट्री को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, और किसी आतंकवादी ने कुछ हैक कर लिया और इन्फॉर्मेशन उससे चली गई, तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस में इंक्रिप्शन का सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कोड में बातें होती हैं। किस में बातें होती हैं? कोड में। कोड में बात होने से दिक्कत ये है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा ये कोड क्या है। आपने मूवीज़ वगैरह देखा होगा कि कोड में बातें हो रही हैं, तो कोड को डिकोड किया जाता है। डिकोड का मतलब होता है कि कोड क्या कहना चाहता है वो पता करने की कोशिश की जाती है। तो पहला सोल्यूशन ये था कि भाई हम क्राइम सेल रखें, यानी अपने पास ऐसे लोग रखें कि हैक होने से वो बचाते रहें। दूसरा, हम जब जो इन्फॉर्मेशन पास करें वो कोड में करें। और तीसरा है डिजिटल सिग्नेचर। क्या है डिजिटल सिग्नेचर? क्या है? अंडर दिस मेथड अ कोडेड डिजिटल सिग्नेचर इज इशूड बाय द सर्टिफिकेट अथॉरिटी। दिस विल हेल्प इन चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। तो इसको थोड़ा ऐसे समझो जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में पेपर पे साइन करते हैं, लाइक मैं ऐसा कुछ साइन करता हूँ, इसी को मैं डिजिटली करवा लूँगा। डिजिटली करवाने के लिए सरकार के डिपार्टमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है। और अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपका वही सिग्नेचर वहाँ पे लगता है। तो जब आप वही सिग्नेचर वहाँ पे दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप ही कर रहे हो। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी अगर मुझे बैंक से ट्रांजेक्शन करना है चेक में, तो मेरी साइन लगेगी नहीं लगेगी चेक पे? तभी तो पैसे बैंक देगा। तो जब हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी एक सिग्नेचर बनता है हमारा। तो ऑनलाइन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो किसी भी तरह का, या इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो सरकार के सब मिले हुए जो सिग्नेचर होते हैं उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये सेफ्टी होता है एक तरह से कि आपने ऑथराइज़ किया है, आप ही पेमेंट निकाल रहे हो, आप ही पेमेंट दे रहे हो उस साइन का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलो कितने टाइम हो गए? ओके, अब क्या लिखा है आगे? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिज़नेस। तो ई बिज़नेस को चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज या फिर साधन लाएंगे? पहला लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर। सही बात है भाई, ई बिज़नेस कर रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगने वाला है? कंप्यूटर हार्डवेयर लगने वाले हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर में क्या क्या होता है? मॉनिटर, माउस, CPU, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं वाईफाई, इंटरनेट, उसके बाद प्रिंटर। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। यहाँ लिखा हुआ द बिजनेस इंटरप्राइजेज गेट अ कंप्यूटर विथ प्रॉपर स्पीड इन टेक्नोलॉजी बिफोर स्टार्टिंग ई कॉमर्स ट्रेडिंग। द कंप्यूटर मस्ट हैव कैपेसिटी टू हैंडल अ बिग वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ऐसा क्यों लिखा है? तो कंप्यूटर मस्ट हैव कैपेसिटी, क्योंकि जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में देखो रैम होता है, राइट, फंक्शनिंग के लिए 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, फिर उसके अंदर इंटरनल स्टोरेज होती है,
64 GB, 32 GB, 128 GB, 256 GB। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रैम की और बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ। यस, थोड़ी देर पहले ही बात हुआ था, क्राइम सेल की बात हो रही थी ना, वो इसी की बात हो रही थी। भाई तुम ई बिज़नेस कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्निकल क्वालिफाइड, टेक्निकल यानी कि इंटरनेट के जानकार और कंप्यूटर वेबसाइट वगैरह के जानकार के लोग चाहिए। वेबसाइट में कोई दिक्कत आ गया, ऐप में कोई दिक्कत आ गया, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, खुद तो समझ नहीं पाओगे। तो वैसे आपके पास स्टाफ होने चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए, उस दिक्कत को समझ पाएँ, उसके माहिर होने चाहिए, उसकी पढ़ाई किए हुए लोग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। यस, पेमेंट रिसीव करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। बिज़नेस करना है ना आपको, तो बिज़नेस करने के लिए भाई ऑनलाइन पेमेंट आपका किस अकाउंट में आएगा, अकाउंट को अटैच करना, वेबसाइट पे उसको लिंक करना। अब जैसे हम लोग ऑनलाइन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे चीज़ें खरीदते हैं, तो मालूम है बहुत सारी चीज़ें ना कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती हैं। ऐसा बहुत बार आप पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद चुका हूँ अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, यानी कि प्रोडक्ट घर पे आया तब पेमेंट दूँ, ऐसा वाला ऑप्शन नहीं होता। वहाँ पे लिखा होता है कि आपको ऑनलाइन ही पैसा देना होगा। तो ऑनलाइन पैसा रिसीव करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन कुछ ना कुछ तो करते होंगे, अपना अकाउंट लिंक करते होंगे, बैंक के साथ अटैच करते होंगे अकाउंट को वहाँ पे, राइट। तो फॉर द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स द बिजनेस एंटरप्राइजेस नीड्स टू डेवलप अ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट फॉर द गुड्स सोल्ड। फॉर दिस बिजनेस हैव टू मेक अरेंजमेंट विथ कॉमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट। तो भाई बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं एक तरह का बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे अपना जो है अकाउंट जो है अपने वेबसाइट से लिंक करवाना है, ठीक है, फिर पेमेंट रिसीव हो पाएगा। उसके बाद है उसके बाद है वेल डिज़ाइन वेबसाइट। यस, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी किसी वेबसाइट पर जाके ना हमें अच्छा नहीं लगता है, बोलते कैसा क्या लिखा है, क्या है, कहाँ ऑप्शन है, समझ में नहीं आता है। तो वेल डिज़ाइन अट्रैक्टिव वेबसाइट होनी चाहिए, यानी वेबसाइट पर जाते ही हमें ऐसा लगना चाहिए कि यार कुछ अच्छा है यहाँ पर। ऑप्शंस प्रॉपर होने चाहिए, ईजी होने चाहिए। जैसे क्या लिखा है, द फर्म मस्ट डेवलप अ कम्प्रहेंसिव वेबसाइट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। The website should be designed beautiful by using hyperlinks, graphs, other attractive pictures. The website must provide complete information to the customer regarding the price of the product, content and use of the product. Yes. अब फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे कभी जाया करो, देखो वहाँ पे ना ऊपर सबसे ऊपर चीज़ें होती हैं वो जो नई नई आई होती हैं, नया स्कीम आया होता है, नया ऑफ़र आया होता है, नया डिस्काउंट आया होता है, उसको चलाते हैं ताकि कस्टमर वहाँ पे रुके, देखे, सर्च करें। और उनकी वेबसाइट देखो कितनी अट्रैक्टिव होती है, अच्छी लगती है। हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, मोबाइल दिखता है, ज्वेलरी दिखती है, साड़ियाँ दिखती हैं, ड्रेसेस दिखती हैं, सैंडल्स दिखते हैं, जूते दिखते हैं, एयरफोन्स दिखते हैं, राइट, स्पीकर्स वगैरह दिखते हैं। जो आपको इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वहाँ पे दिखाई देती हैं। तो वेबसाइट को कुछ इस तरह से डेवलप करना है। उसके बाद एक टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ये क्या है, ई कॉमर्स विल सक्सेस ओनली इफ़ एडिक्वेट टेलीफोन लाइन्स आर एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल एंड देयर इज़ नो इंटरप्शन इन देयर सर्विसेज। यस भाई, ऑनलाइन की बातें हो रही हैं, यानी आपको बहुत सारे फ़ोन आएंगे, कस्टमर्स के फ़ोन आएंगे, सप्लायर के आएंगे, इसके आएंगे, उसके आएंगे, और इंटरनेट फैसिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, हम किसी दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। द प्रॉम्प्ट इंटरनेट फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल to the common man at reasonable price, otherwise it will remain confused to rich people only. This problem is reframed as the problem of digital divide by making the use of internet popular and middle class and low income group. The digital divide can be bridged. चलो ठीक है, हालांकि ये बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन लिखी है। आज के डेट में इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो चुका है, हर किसी के पास अवेलेबल है। ये कह रहा है कि भाई इंटरनेट क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, तभी तो लोग ऑनलाइन आ पाएंगे, तभी तो लोग ऑनलाइन जुड़ पाएंगे, ऑनलाइन खरीद बेच पाएंगे। एक समय था कि इंटरनेट महंगा था, लेकिन आज बहुत सस्ता है इंटरनेट। वाईफाई अब तो लगभग सभी जगह हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं रह गई है। तो कुल मिला के आपका इंटरनेट, आपका टेलीफोन लाइन काफ़ी बेहतर होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स आपसे जुड़ पाएँ,